सतीश के सिंह जी, पार्टी विद द डिफरेंस, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन हुआ करता था 90s में। उस भारतीय जनता पार्टी में यह भी होता था कि पार्टी के तब के संगठन मंत्री सीधे सीधे पार्टी के सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा कह देते थे। इसके बाद उसी पार्टी में यह भी हुआ, पूरे देश ने देखा कि उमा भारती ने कैमरे के सामने किस प्रकार से दिल्ली के एक सो कॉल्ड गैंग ऑफ फोर को आडवाणी जी के सामने क्या क्या कहा। इस पार्टी में संजय जोशी वाले वाकये का जिक्र मैंने अभी भी किया। क्या लगता है कि उस पार्टी में अब एक इस प्रकार का संसदीय बोर्ड बनाया जाना, जिस संसदीय बोर्ड में किसी के पास किसी के मुंह में दांत ना हो बोलने के लिए, उस प्रकार का संसदीय बोर्ड, क्या आपको लगता है कि पार्टी विद द डिफरेंस का आप टैग खोने की स्थिति में आ गई है पार्टी? आज आपका जो टॉपिक है, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हाल पे अभी चर्चा कर रहे हैं जी, लेकिन टॉपिक आपका दूसरा है। टॉपिक है जी अमित दोनों शाह चीजें का उसमें है जी। हाँ, ठीक है। जब इनर डेमोक्रेसी, एक परसेप्शन है जनरल की, इनर डेमोक्रेसी खत्म होने की बात बीजेपी में आती है तो अमित शाह ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं। मैं सब कुछ कहूंगा, लेकिन मैं पहले टॉपिक पे कहना चाहता हूँ और मैं इसके बैकग्राउंड से शुरू करना चाहता हूँ। 1-1.5 साल पहले, 1 साल मेरे ख्याल से, उस समय एक बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई दिल्ली और लखनऊ में टकराव हो गया है, योगी जी दिल्ली की बिल्कुल नहीं सुनते, योगी जी की नजर दिल्ली के ऊपर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर किन परिस्थिति बस सब लोग एक हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो जीवन रेखा है भारतीय जनता पार्टी की अब तक। तो सब मिलके जुटे, सबको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमित शाह को दी गई, सबको दी गई और उसके बाद वो चुनाव जीते। कहते हैं कि योगी जो मुख्यमंत्री बने, उनकी छवि कोई कम नहीं थी यूपी में, सेंट्रल लीडरशिप के अलावा उनकी ताकत बहुत थी, उनका भी परसेप्शन बहुत, बुलडोजर बाबा जी। तो ये जो बना है आपका सीईसी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैं व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद कर सकता था, ये आवाज कहीं से आ रही है, ये आप म्यूट कर लीजिए तब तक। हाँ जी बोलिए। तो मुझे हमें लगता था कि मतलब देखा तब, ऐसे तो बहुत दिन से नहीं हो पाया था ये दोनों का गठन, इसको रिक्तियां हो गई थी, तो हमको लगता था योगी का नाम होगा और साथ में ये भी लगता था कि पक्का नहीं होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता। क्यों लगता? भाई जो दिल्ली, नितिन गडकरी ने पर्दे के पीछे हो सकता है 2019 के चुनाव के पहले या यदा कदा इधर उधर बयान दे करके कुछ एक अपनी बात और अलग बात या बड़बोलापन करते रहे, लेकिन कभी भी वो सीधे प्रधानमंत्री के पद पे तो दावा कभी ठोका नहीं। इधर उधर कर रहे होंगे, अंदर अंदर कर रहे होंगे, उनको लगता हो, उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को थी, स्वर्गीय जेटली साहब को भी थी, जेटली साहब की थी, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बात है। तो ये कोई जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि गैंग ऑफ फोर के सामने और ये मुखौटा वगैरह वगैरह, दीपक जी ने कहा कि देश पांडे जी ने कहा, ये आज बीजेपी, आप मान के चलिए कि बीजेपी 2 व्यक्तियों की पार्टी सही में है। दीपक जी ने कहा ये मोदी जी और शाह जी की पार्टी है, आप एक तरह से यहाँ नाम कॉइन कर दीजिए कि ये एमजेपी मतलब एमएसपी है, एमएसपी मोदी शाह पार्टी, एमएसपी है कि नहीं। तो ये तो होना ही था। तो भाई आप उसमें अगर आपने बोलने वाले लोगों को रख लिया, अलग राय रखने वालों को रख लिया, सवाल उठाने वालों को रख लिया, तो बात कैसे बनेगी? ये कहीं नहीं होता। मैं तो कल ही आपके चैनल पर कई चैनलों पे यही बात बोला कि भाई लॉयलिस्ट चाहिए,
जो 10 जनपद के लॉयलिस्ट कांग्रेस में कहलाते थे, यहाँ लॉयलिस्ट चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पूरा जो बीजेपी की बॉडी ये दोनों बनी है उसमें जाति का ध्यान नहीं रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है, थोड़ा ओबीसी एक्सटेंशन है। दूसरा, येडियुरप्पा जी का आना है क्योंकि कर्नाटक में हालत शायद उतनी अच्छी नहीं है और शायद एक पार्टी बना सकते थे, धमकी भी दे रहे थे, बेटे को लड़ा वगैरह वगैरह, तो वो आधार है। लेकिन अमूमन मैं इस बॉडीज में देख रहा हूं कि कम से कम आधे लोग मोदी जी के से ज्यादा अमित शाह जी के लॉयलिस्ट, दोनों के कॉमन होंगे, क्योंकि मोदी जी भी वही है ना, जैसा भी कहा गया था देशपांडे जी के द्वारा कि भाई आरएसएस ने क्या नाम है, गडकरी जी को सीधे महाराष्ट्र से उठा करके बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब क्या है कि भाई मोदी जी ने भी तो यही काम किया था कि गुजरात के एक मंत्री को, गुजरात लेवल के मंत्री को सीधे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आप समझ रहे बात, यही की बात है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई आरएसएस की शायद अब नहीं चलती, नई बीजेपी में बीजेपी आरएसएस इंटरफेयर नहीं करना चाहेगी, शायद करने लायक भी नहीं है इस पर। तो जब भाजपा को तय करना है तो भाजपा को आज क्या किसको तय करना है? मोदी जी को तय करना है ना, या दोनों को मिलकर तय करना है, बीजेपी मोदी जी को और अमित शाह जी को, इन दोनों मिलकर के तय करना है। तो उन्होंने तय कर दिया साहब कि ये रहेंगे, ये नहीं है। और इसी से एक रूपरेखा निकलती है कि आगे क्या है, आगे कि भाई ये तो क्लियर है 3-4 चीजें कि 2024 का पूरा जो चुनाव है वो अमित शाह जी के नेतृत्व में ही होगा। ठीक है, बिल्कुल, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो मोदी जी का, और फिर आपका जो है इलेक्शन कमेटी में बहुत सारे लोग हैं जो अमित शाह के बड़े क्लोज हैं, सुना है मैंने, टिकट बंटवारा सब कुछ है जी। तो ऐसी स्थिति हो गई, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक प्रकार से डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से मोदी जी ने आगे की रूपरेखा लाइन खींच दी है कि अमित शाह जो है आगे के लिए उनकी क्या भूमिका होगी, क्या हो सकती है, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। एक और चीज मैं कहना चाहूँ, हाल में मैंने ऑब्जर्व किया है, पिछले 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अमित शाह जी लगातार वो जनसंपर्क वाले ऐसी बैठकें, ऐसे चीजों का गठन आदि आदि कर रहे हैं जिससे ये पता लगता है कि वो अपना आधार, अपना जनसंपर्क और अपना रीच लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 महीने का डेवलपमेंट, मैं ये बोल रहा हूँ, ये 3 महीने का डेवलपमेंट है। हमारे अभी एग्जाम्पल याद नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करके इस नतीजे पे पहुंचा। तो मेरा ये मानना है कि कल को 24 तक कोई सवाल ही नहीं है, और मोदी जी के लिए कोई सवाल नहीं है, हो सकता है आगे भी नहीं हो, 29 तक भी सवाल नहीं हो, 29 में भी सवाल नहीं हो। लेकिन इससे एक जो चीज दिखाई पड़ती है कि मोदी शाह जी की पार्टी में ये निश्चित है कि अगर कल कोई स्थिति बनेगी तो जो व्यक्ति को गुजरात से लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को कहीं भी कोई चीज दे सकते हैं। क्योंकि मोटे तौर पर आप देखिए या पूरे ठोस तरीके से देखिए तो आज के डेट में बहुत सारे बीजेपी में मुखौटे हो गए हैं, जो रन कर रहा है, चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके हाथ में कमांड है, वो तो आपको हम सबको पता है। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब